नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, हमने इससे पहले पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनसे जुड़े हुए MCQ प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए थे रेलवे के द्वारा, वो सब कवर कर चुके हैं। और ये लास्ट वीडियो है प्राचीन भारत का, जिसमें से मैं मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करूँगा। RRB NTPC में जितना भी सिलेबस रहेगा मैं सारा का सारा कवर करूँगा और उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और जीके और साइंस का टेंशन बिल्कुल भी ख़त्म, क्योंकि इसमें से मैं 50+ में प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ और करंट अफेयर, MCQ, ये सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? आंसर रहेगा राजगृह। राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जानते थे। और मगध साम्राज्य में सबसे पहला शासक था हर्यंक वंश का, और हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी 544 ईसा पूर्व में। और उदयन ने राजगृह से राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दी थी। लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ किस में स्थित है? तो चंपारण में स्थित है। अशोक के अभिलेखों में से सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख था जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 में मेरठ टोपरा का स्तंभ लेख। और सबसे पहले खोजा गया स्तंभ लेख था दिल्ली मेरठ का, और जिसे टिफिन थ्रियलर ने 1750 में खोजा था। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पितामह कहते हैं दादा को, तो अशोक के पिता बिंदुसार और उसके पिता यानी कि पितामह हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर रहेगा ए। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अब स्थित हैं? तो आंसर रहेगा गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो आंसर रहेगा अशोक ने। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानिक भाषा में से थे। तो आंसर रहेगा प्राकृत भाषा में। और सबसे ज़्यादा भारत में ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता है। खरोष्टी, आरमेइक और यूनानी, ये 4 लिपि अशोक के अभिलेख से जुड़ी हुई हैं। और शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो आंसर रहेगा स्वर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक किसके शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? आंसर रहेगा यूनानी शासक। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किसका बना हुआ है? तो आंसर रहेगा बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो आंसर रहेगा सिंधु नदी को। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक था सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर रहेगा अशोक ने। बौद्ध संरचना धाम एक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तृतीय बौद्ध संगति या परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये बिल्कुल सही है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये गलत है, यानी कि आंसर हमारा यही सही होगा। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रतापी प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वो किसके पोते थे?
तो आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। और ये भारत में अमृतसर से कोलकाता तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आंसर रहेगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को कौटिल्य और चाणक्य नाम से भी जानते थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया रचना है। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर में हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो आंसर रहेगा राजगीर। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो आंसर रहेगा इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो आंसर रहेगा ब्राह्मी। इनमें से किस मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया गया था? तो आंसर रहेगा कौटिल्य ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? तो आंसर रहेगा अशोक। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो आंसर रहेगा सातवाहन वंश। यह सातवाहन वंश मौर्य काल के बाद में आया। सबसे पहले शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश आया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुग ने की थी कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे वासुदेव। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर रहेगा पुष्य शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर रहेगा देवभूति। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये भी सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यही आंसर गलत है, यानी हमारा आंसर सही रहेगा डी। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कड़फिशिस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और यह चीन से मूल स्थान इनका चीन है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो विम कड़फिशिस होगा। और सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंसर रहेगा विम कड़फिशिस ने। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे? तो आंसर रहेगा यूनान में। अगर ये पूछा जाए कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंसर रहेगा सातवाहन काल राजाओं के द्वारा। कनिष्क ने सम्वत चलाया था। कनिष्क का अंतिम शासक था वासुदेव। शक युग आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 78 ईस्वी में शक वंश शुरू हुआ था। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? तो आंसर रहेगा कनिष्क। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो आंसर रहेगा पहली शताब्दी में। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था? तो आंसर रहेगा खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख किससे संबंधित है? राजा खारवेल से। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है? तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन, उसी ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। यह पहले कौशाम्बी में था, फिर उसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा प्रयाग में स्थापित किया गया था। समुद्रगुप्त को वीणा वादक भी कहा गया है, संगीत प्रेमी था।
हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित था। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। इस वजह से इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। हर्षवर्धन को चालुक्य बादामी के राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। चालुक्य वंश बादामी और कल्याणी दो भागों में विभाजित था। चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक थे राजा जयसिंह। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस विजय के बारे में विस्तार का वर्णन करता है? तो आंसर रहेगा हर्ष। हर्ष को हराने से संबंधित है। निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर रहेगा हुएनसांग। जुआनजांग के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी आया था। और कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो आया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आंसर रहेगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुरा में हुआ था। ब्रह्मगुप्त और बराय मिहिर दोनों ही गणितज्ञ थे और चरक आयुर्वेद से संबंधित हैं, यानी आयुर्वेद के जनक भी कहे जाते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट और बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक रचना भी करी थी। और हर्ष ने खुद प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली इन तीन की रचना भी करी थी। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर आएगा हर्षवर्धन। कितने साल तक रहा था? तो ये 15 से 17 साल तक रहा था। निम्न में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो आंसर रहेगा वाराह मिहिर। 9 रत्न में से कालिदास, वाराह मिहिर, धन्वंतरी, घटखरपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, वरुरुचि व्याकरण से संबंधित है। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो आंसर रहेगा प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने वैवाहिक और विजय दोनों ही तरह से अपने शासन को बढ़ाया, क्योंकि उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त ने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से शादी भी किया, जिससे महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो आंसर है कालिदास की है मेघदूत। नाटक में से है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य में रघुवंशम, कुमार संभवम है। खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतुसंहारम है।
के प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी? तो ये गुप्त काल से संबंधित हो गया, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के शासनकाल का दरबारी कवि था। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया था? तो आंसर रहेगा गुप्त काल को। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक और महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय शासक ने की थी। तो आंसर रहेगा कुमारगुप्त ने। 1193 में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया? तो आंसर रहेगा कन्नौज। हर्षवर्धन का साम्राज्य ग्राम विषय भुक्ति राष्ट्र पर आधारित था और कर वसूलने वाले को भौगिक, जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल और ग्राम शासन का प्रधान ग्राम अछलापटिक, पुलिसकर्मी को चाट भाट, प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, अश्वसेना का प्रधान कुंतल, गज सेना का प्रधान को स्कंदगुप्त और सिंचाई जलपंप को तुला यंत्र के नाम से जानते थे। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया? मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की एक राजधानी थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा श्रीगुप्त को। देखिए, अगर आप ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम होता तो आंसर टिक करते चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आंसर है फाहियान। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन सा राजवंश प्रभुत्व में आया और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर रहेगा राजपूत वंश। यह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के बीच में राजपूत युग के नाम से जाना गया था। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो आंसर रहेगा तमिल भाषा में हुई थी। गुप्त वंश के बाद में चेर, चोल और पांड्य वंश का शासन देखने को मिलता है, जो कि संगमकालीन प्रमुख वंश थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल थे। चोल के शिलालेख उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? शालाभोग। बिल्लन वगाई गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर है द्वार समुद्र। होयसल यादवों के वंशज थे और चोल और पश्चिमी चालुक्यों के सामंत कहे जाते थे और ये इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। राजधानी द्वार समुद्र। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उदय स्थापित किया था? तो आंसर रहेगा चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल और उनकी राजधानी थी तंजावुर। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो आंसर रहेगा पल्लव वंश। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। ओनली कांची के नाम से भी जानी जाती है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित हैं? तो आंसर रहेगा चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो आंसर है चालुक्य।
7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम में उनकी राजधानी थी। आंसर रहेगा पल्लव। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी और कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। तो आंसर रहेगा पांड्य वंश। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? आंसर है करिकल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? आंसर रहेगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की स्थापना भी की थी। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर रहेगा राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर या उरायूर, और उरायूर को कपास केंद्र के नाम से भी जानते हैं। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय प्राप्त करी थी? तो आंसर रहेगा राजराजा। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल ने। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर रहेगा धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। पटना में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो आंसर रहेगा धर्मपाल। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे, ये मध्य एशिया के थे। चंगेज खां इन्हीं का वंशज था। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो आंसर रहेगा वाकाटक वंश। वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे और यह मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग और बरार आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो आंसर रहेगा गोपाल। इनमें से राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो आंसर रहेगा पाल वंश। गुड़ाढ़ की पैशाची भाषा में लिखित है? आंसर रहेगा बृहत कथा। शूद्रक की मृच्छकटिकम है और कथा सरित सागर सोमदेव की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और बृहत कथा गुड़ाढ़ की। गुड़ाढ़ सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। किसके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुत वाहन को आत्म बलिदान के लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है? तो आंसर रहेगा हर्ष। हर्ष ने 3 रचनाएं करी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में किसका वर्णन किया गया है? तो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। भगवत गीता किस पर्व से ली गई है? तो भीष्म पर्व से ली गई है और ये महाभारत से लिया गया है। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो आंसर रहेगा संस्कृत भाषा में लिखा था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? विक्रमोर्वशी कालिदास की है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीतिसार नहीं है, तो यही आंसर रहेगा नीतिसार। नीतिसार कामंदक की रचना है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। यहाँ से हमारे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का उनके कुछ
साहित्यिक लेखक और रचनाओं के बारे में हमने जाना। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारत। तो आप लोग थ्योरी प्रैक्टिस करिए और अगले आने वीडियो का इंतज़ार करिए। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, तो कभी भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो और मेरे चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसा कहा है वैसे मैं करूंगा। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।